प्रिय छात्रों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे और अच्छी प्रकार से रह करके दिए गए नोट्स और वीडियो के माध्यम से कुछ निश्चित रूप से सीखने को मिल रहा है, ऐसी आशा एवं विश्वास है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की इस वीडियो में। हम लोग किस पर बात करेंगे? तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट के विषय में बातें की थी। क्रियात्मक विकास क्या है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, आदि आदि बातों पर बात की गई थी। आज हम लोग अपने इस वीडियो में क्रियात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में क्या परिवर्तन होते हैं, किस अवस्था विशेष में किस प्रकार से बालक के अंदर क्रियात्मक गतिविधियां संपन्न होती हैं, होनी चाहिए, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, जिनके अच्छे होने से उसका धनात्मक प्रभाव पड़ता है, जिनका उतने अच्छा ना होने से इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे। विभिन्न अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास किस प्रकार से हो रहा है, इस पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके सिलेबस में है शैशवावस्था, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड एंड चाइल्डहुड। तो तीन ही अवस्थाओं के बारे में हमें हम लोगों को जानना है। लेकिन इसके बाद भी हमने पहले इस वीडियो में जो बताया था कि गर्भावस्था में किस प्रकार से बालक का क्रियात्मक विकास होता है, जब वह बालक माँ के पेट में होता है तो किस प्रकार से उसका क्रियात्मक विकास होता है। तो आज हम लोग शैशवावस्था से शुरू करेंगे। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था में किस प्रकार से क्रियात्मक विकास होता है। तो हम लोग आज से प्रारंभ करेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था में किस प्रकार से बालक का विकास होता है, जैसे क्या जानते हैं शैशवावस्था में सामान्य क्रियाएं और विशिष्ट क्रियाएं। सामान्य क्रियाएं और विशिष्ट क्रियाएं। विशिष्ट क्रियाओं में क्रियाएं और सामान्य क्रियाएं दो भागों में बांटा गया। दिख नहीं रहा शायद, तो हम इधर इसको बिटा करके कर देते हैं। सामान्य क्रियाएं और विशिष्ट क्रियाएं, इसकी दो भाग हैं। ऐसे दूसरा है सहज क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो सहज रूप से ही बच्चों में देखी जाती हैं, पाई जाती हैं, और जिसको कि छोटा बालक यानी जब वो शैशवावस्था में होता है तो वह करता है। उसी के आधार पर उसके जो विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं वो होते हैं। जो तो नवजात जो शिशु होता है, छोटा जो बालक होता है, वह बहुत सारी सामान्य क्रियाएं करता है। और सामान्य क्रियाओं में जब आते हैं कोई भी कार्य करने के लिए उसका एक से कार्य एक ही अंग का हो रहा है, लेकिन इसमें एक से बहुत सारे अंग उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे अगर बच्चे को कोई चीज हाथ से पकड़ना है तो हाथ से पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर को उसमें झोंक देगा। उसका पैर भी उठा लेगा, हाथ भी उठा लेगा, धड़ भी, सर भी उठाने की कोशिश करेगा। इस तरीके से उस क्रिया विशेष को करने के लिए उसकी बहुत सारे अंग उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, इसीलिए इसको सामान्य क्रिया कहा जाता है। कहा जाता है सामान्य क्रिया, अर्थात इसमें कोई एक अंग विशेष न सम्मिलित होकर के बहुत सारे अंग शिशुओं का एक तरीके से संपूर्ण शरीर ही क्रियाशील हो जाता है। जैसे अगर हम देखें बालक की किसी एक अंग को वृद्धि करें तो वृद्धि के लिए देखिए गले के सारे अंगों को उठाने लगता है, फैलाने लगता है, उसमें हरकत क्रियाशीलता आने लगती है। तो इस तरीके से सामान्य क्रियाएं जो कि व्यक्ति के शरीर पर उसमें इसी क्या कहते हैं सामान्य क्रिया।
दूसरा विशिष्ट क्रियाएं। विशिष्ट क्रियाएं भी दो भागों में होंगे, सहज क्रियाएं और सामान्य क्रियाएं। सहज क्रियाएं क्या है? तो स्वयं ही अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो करता है। सहज क्रियाओं में बहुत सारी चीजें, आँख की पुतलियों का झपकना, मुस्कुराना, हंसना, रोना, है ना, वहाँ पलके झपकना, ये बहुत सारी जो है सहज क्रियाएं हैं, जो कि सहज क्रियाओं से अगर हम देखें तो आशय है उन क्रियाओं से, जन्मजात उन क्रियाओं से है जो स्वाभाविक होते हैं, जो अपने आप होती है। अतः दीपक परिवर्तन होने पर भी इन क्रियाओं का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है, तो इन्हें क्या कहते हैं? सहज क्रियाएं कहते हैं। जैसे सहज क्रियाएं क्या है? आँख की पुतलियों का झपकना, पाँव के तलवे में इसकी सहज क्रियाएं, और उसके तलवे को छुआ जाए, स्पर्श किया जाए, क्या करता है? वो अपने अंगुलियों के ऐसे फैला लेता है, अंगुलियों क्या करता है? फैला लेता है। ये सहज क्रियाएं। मांसपेशियों की सहज क्रियाएं, जो मांसपेशियां हैं उसमें स्पर्श करने से सिकुड़न या उसमें फैलाव आता है, या चूसने की जो सहज क्रिया है, किसी चीज की कोई भी चीजें हैं तो उसको मुंह में डाल करके चूसने क्रिया होती है। ये बहुत सारी जो सहज क्रियाएं हैं, बालक उनके माध्यम से अपना क्रियात्मक विकास करता है। फिर दूसरी बात आती है सामान्य क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जिसमें बालक के एक से अधिक अंग उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, एक से अधिक भाग उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, और सहज क्रियाओं के समान ही अगर हम देखें तो सामान्य क्रियाएं हैं जो जन्म के साथ ही विकसित होती हैं, और इसमें आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के, आंतरिक एवं इसमें आंतरिक बाह्य दोनों सम्मिलित हो जाती हैं। इस तरीके से शैशवावस्था में किस प्रकार से एक बालक का विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, जिसमें दो चीजें मेन होती हैं। यहाँ पे सामान्य क्रियाएं, विशिष्ट क्रियाएं। सामान्य क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिसमें बच्चे भी इसी कार्य को करने में बहुत सारे अंग सम्मिलित हो जाते हैं, उन्हें सामान्य क्रियाएं कहते हैं। और विशिष्ट क्रियाएं वही क्रियाएं हैं, विशिष्ट क्रियाओं को भी दो भाग में बांटा गया है। जो शिशु को किसी विशेष दीपक के प्रति एक निश्चित ढंग से कार्य करता है। इन क्रियाओं का स्थान, या अगर हम देखें तो समय, स्थान तथा उद्दीपक में परिवर्तन के साथ साथ ये इसका स्वरूप भी बदलता रहता है। तो ये विशिष्ट क्रियाएं दो प्रकार से होती हैं, सहज क्रियाएं और सामान्य क्रियाएं। सहज क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो जन्मजात होती हैं, जो बच्चा जन्म से ही लेकर के उसको सहज और स्वाभाविक ढंग से करता है, तो सारी सहज क्रियाएं हैं। सहज क्रिया में मूल रूप से हमने बताया कि आँख की पुतलियों का झपकना, पैर के तलुओं को छूने पर उंगलियों का फैल जाना, मांसपेशियों की कुछ सहज क्रियाएं हैं, चूसने की सहज क्रियाएं हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं, रोना, छींकना, श्वास लेना, ये सारी सामान्य और सहज क्रियाएं हैं। और इसके अलावा कुछ सामान्यकृत अनुक्रियाएं, सामान्यकृत क्रियाएं वे क्रियाएं जो शिशु के शरीर की अधिक भाग को सम्मिलित करती हैं, जो सहज क्रियाओं के समान ही बच्चे के साथ होती हैं, जिसमें आंतरिक एवं बाह्य दोनों अंग सम्मिलित होते हैं। जैसे अगर इसमें हम देखें तो सामान्यकृत अनुक्रियाओं में प्रकाश की ओर देखना, अंधकार में जाने पर आंखों का फैलाना, आंसू निकलना, अंगूठा चूसना, पैर फेंकना, सिर घुमाना, ये सब क्या है? सामान्य क्रियाएं। तो इस तरह से बालक जन्म से 2-3 दिन के बाद क्या करता है? अपनी आंखों को यूं घूमता है, कभी खोलता है, और लगभग कुछ दिन बाद में अपने आंखों को घुमाना भी सीख जाता है। इस तरीके से पूर्व बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में बालक किस प्रकार से अपनी क्रियाएं करता है, हम लोगों ने देखा है। तो ये होती सामान्य क्रिया, विशिष्ट क्रिया। सामान्य क्रियाएं क्या है, विशिष्ट क्रियाएं क्या है, इस तरह हम लोगों ने। अब हम लोग आते हैं दूसरा, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में किस प्रकार से शारीरिक विकास या क्रियात्मक विकास होता है, पर हम लोग पूर्व बाल्यावस्था किस प्रकार से शारीरिक विकास होता है, इसमें अर्ली चाइल्डहुड या बचपनावस्था में
इसका अवस्था को कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। तो इस पूर्व बाल्यावस्था में क्या आता है? पूर्व बाल्यावस्था जैसा कि आप जानते हैं 2.5 से 3 वर्ष से लेकर के और 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं या पूर्व बाल्यकाल, या इसको बचपनावस्था भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा। इंग्लिश में इसको अर्ली चाइल्डहुड कह सकते हैं। तो आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। तो इस पर क्रियात्मक विकास में विशेष करके निर्देशन का बहुत महत्व होता है और इसमें क्रियात्मक विकास कहाँ से शुरू होता है? पहले सिर का, फिर धड़ का और नीचे फिर पैर का आ जाता है। तो हर्लॉक नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि बचपनावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास को अगर हम देखें तो 4 भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया जा सकता है। सिर के क्षेत्र का क्रियात्मक विकास, भुजाओं तथा हाथों के क्षेत्र का क्रियात्मक विकास, धड़ के क्षेत्र का क्रियात्मक विकास और पैरों का क्रियात्मक विकास। सबसे पहले क्या है? इस तरीके से इसका विकास होता है। सबसे पहले किसका होता है? सिर का होता है। तो सिर का होता है, सिर के बाद भी इसका होता है और उसके बाद का होता है, उसके बाद इसका होता है क्या कहते हैं इसका विकास। तो सिर के क्षेत्र का क्रियात्मक विकास, सिर के क्षेत्र में ये इतना भाग आता है। इसमें क्या आता है? मुख आता है, नाक आती है, नाक आता है, मस्तिष्क आता है। ये सारी चीज़ों का क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्रियाओं में नेत्र आता है, मुख आता है और सिर को ऊपर उठाना, इधर घुमाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या हम देखेंगे? नेत्र। नेत्र का किस प्रकार से क्रियात्मक विकास होता है? जैसा कि आप जानते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह किस तरीके से देखता है, कुछ समय बाद कैसे देखता है, फिर कुछ समय बीतने के बाद कैसा देखता है, ये सारी बातों पर चर्चा की जाएगी। तो लगभग 3 माह का जब हो जाता है, 3 वर्ष का, अरे 3 माह का हो जाता है, तो बच्चे में की दृष्टि इसी पर टिकाने में असमर्थ हो जाता है। इस संबंध में बैसल एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 3 प्रकार की नेत्र गतियों की बात कही। उन्होंने समानांतर नेत्र गति, लंबवत नेत्र गति और वृत्ताकार। समानांतर, लंबवत और वृत्ताकार, समानांतर, इस तरीके से ये 3 भागों में होकर के संपन्न होती है, समानांतर, लंबवत और वृत्ताकार। समानांतर नेत्र गति क्या है? समानांतर नेत्र गति लगभग जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म से 2-3 माह का होता है तब तक उसकी समानांतर गति। समानांतर गति मतलब कभी दाएं से बाएं देखना, बाएं से दाएं, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, फिर इधर देखना, इतना ही आंखों का लेता है। कभी इस साइड देखता है, कभी इस साइड देखता है। फिर जब बालक 2 महीने तक लगभग ऐसे ही देखता है, फिर 2 से 4 महीने तक ऊपर नीचे देखने लगता है। ऊपर देखता है, फिर नीचे देखता है, फिर ऊपर देखता है, फिर नीचे देखता है। इस तरीके से देखने प्रारंभ कर देता है। और जब 4 माह से अधिक हो जाता है तो क्या करता है? अपनी आंखों को 4 बार घुमाने लगता है, ऐसे ऐसे, मतलब चारों ओर देखना प्रारंभ कर देता है। चारों ओर बच्चा देखना प्रारंभ कर देता है। आप जिधर जिधर जाएंगे बच्चा उधर उधर जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो इधर देखने लगे, ऊपर सर की तरफ से खड़े हो जाएंगे कैसे देखेगा, नीचे जा रहा है कैसे करके देखेगा, इधर जा रहे हैं कैसे देखेगा। यानी इसका जो नेत्रों का घुमाव है वो वृत्ताकार हो जाता है, एक दिशा तरीके से हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। इस तरीके से नेत्र में ऐसे क्रियात्मक विकास होता है, समानांतर, लंबवत और वृत्ताकार।
दूसरा मुस्कुराना। मुस्कुराना वो बालक प्रारंभ कर देता है। आप देखें तो लगभग जब बच्चा जन्म के प्रथम सप्ताह का होता है तो प्रारंभ में वह सिर की किसी अंग को अगर स्पर्श कर लीजिए, छू लीजिए तो मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है। और इस तरीके से उसकी सामाजिक मुस्कुराहट बच्चा जब 3 से 4 महीने का हो जाता है तो क्या होता है, उसमें मुस्कुराने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, वो करने लगता है और बच्चे का सामाजिक व्यवहार तरीके से शुरुआत होते हैं। उसके कोई परिचित उसके सामने आएगा तो मुस्कुराने लगता है, अपनी माँ को देख के मुस्कुराना पसंद होगा, पिता को देख करके मुस्कुराना पसंद होगा, यानी वो परिचितों से मुस्कुराना लगता है, परिचितों से भयभीत होने लगता है। इस तरीके से उसके मुख से पूरा मुख की क्रियात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से बालक की प्रसन्नता और दुख को समझा जा सकता है। सिर को ऊपर उठाना, फिर क्या करता है बच्चा, सिर ऊपर उठाना प्रारंभ कर देता है। कभी सर ऊपर उठाएगा, कभी इधर देखेगा, प्रारंभ में बच्चे के सिर पर नियंत्रण नहीं होता है। आप देखें लेंगे छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको आप गोद में उठाइए, क्या होता है उनका सर लुढ़क जाता है। अगर आप उनको ना सहारा दीजिए क्या होता है, चारों तरफ पर उनका सिर पर नियंत्रण नहीं होता। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनका सिर पर नियंत्रण करना हुए प्रारंभ कर देते हैं, उनका सिर स्थिर होने लगता है। जो लुढ़क जाता था वह कहीं न कहीं उसमें ठहराव आने लगता है, स्थिरता आने लगता है। बात आती है भुजाओं और हाथों के आत्मिक विकास किस प्रकार से होता है। बचपन अवस्था में अगर हम देखें पूर्व बाल्यावस्था में तो भुजाओं तथा हाथों के क्षेत्र में जिन क्रियाओं का विकास होता है उनमें जो क्रिया है पकड़ने की क्रिया, पहले क्या था, पकड़ने की क्रिया। तो आप देखे होंगे एक बच्चा जब छोटा होता है किसी चीज को बड़ा मजबूती से पकड़ता है और पकड़ने के लिए अपनी पूरी भुजाओं को उसमें बल उसमें डाल देता है। लेकिन अगर धीरे धीरे इसके जो बाँह है पाँव में क्रियाशीलता इससे दिखाई देती है और नियमित ढंग से हाथ पैर फेंकने, मुट्ठी बांधने, खोलने की क्रिया करता है प्रारंभ बच्चा, और उसके चेहरे के बीच में अगर कोई चीज रख दिया जाए तो उसको मजबूती से वह पकड़ लेता है, कस कर पकड़ लेता है। और इसकी जो क्रियाएं हैं अनियमित और प्रारंभ में अनियमित रहती हैं। जैसे जैसे मांसपेशियों पर परिपक्वता आती जाती है तो क्या होता है कि क्रियाओं में नियंत्रण होने लगता है, नियमितता आने लगती है। तो प्रारंभ में शिशु के हाथों की गति सीधी ओर होती, सिर की ओर, कोई भी चीज करने को अपना हाथ साइड में ले जाता है तो सिर की ओर होती है। इसी प्रकार से अपने हाथों को क्या करता है, मुंह की ओर ले जाता है, मुंह में अपनी उंगलियों को डालता है और उंगलियों को स्पर्श करके अपने होठों के पास ले जाता है, उसको वह क्या करता है, चूसना प्रारंभ कर देता है और उसमें उसको अच्छा लगता है, उसमें उसको प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है, जिसके फलस्वरूप बच्चों में अंगूठा चूसने की जो क्रिया है उसका विकास हो जाता है। तो वस्तु के पकड़ने की क्रिया एक प्रकार से करता है। सबसे पहले वह हाथ फैलाने की क्रिया करता है, हाथ फैलाता है, हाथ फैलाने के बाद फिर वस्तु को पकड़ने की दूसरी क्रिया बालक प्रारंभ कर देता है किसी चीज को। और फिर तीसरी अवस्था में यानी 7-8 माह का हो जाता है तो उसमें दोनों हाथों से वस्तुओं को आसानी से क्या करता है, पकड़ लेता है और हथेली हिलती डुलती वस्तुओं को आसानी से, कोई चीज स्थिर नहीं पकड़ लेता है, चीजों को आसानी से पकड़ नहीं पाता क्योंकि उसका अपने हाथों और भुजाओं पर उतना नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण वो उसको आसानी से नहीं पकड़ पाता है। तो फिर उसके बाद क्या करता है बच्चा, धड़ के क्षेत्र का विकास होता है। ये तो हो गया भुजाओं और हाथों का। इसमें हम देखेंगे जन्मजात की ओर आकर्षित होता है। फिर क्या होता है, उसके बाद उसका धड़ यानी सिर आगे, सिर के बाद भुजाएं, भुजा और भुजा के बाद भुजाओं का विकास कैसे होता है, धड़ यानी शरीर का, यानी यहाँ से नीचे से लेकर के और स्नायु मंडल तक उसको किस प्रकार से विकास होता है, सुषुम्ना नाड़ी तक उसका विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले धड़ का क्रियात्मक विकास कैसे होता है, बच्चा पहले प्रारंभ में एकदम सीधे सीधे लेटा रहता है, फिर जैसे जैसे 2 महीने का होता है वह थोड़ा सा मुड़ना प्रारंभ कर देता है। मुड़ने के लिए सबसे पहले वो अपना सर मोड़ता है, सर मोड़ने के बाद फिर भुजा मोड़ता है, भुजा मोड़ने के बाद फिर धड़ मोड़ता है और लास्ट में फिर पैर भी मोड़ने लगता है। इस तरीके से पैर तक पहुँच जाता है, बच्चा क्या करता है, करवट ले लेता है, करवट लेते लेते पेट के बल भी बढ़ जाता है, पेट के बल
होता है, सबसे पहले वो अपना सर ऊपर उठाता है, सर इतना उठाता है उसकी छाती तक सर उठ जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे पलटना पेट के बल से हुआ, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को मोड़ता है और पैरों को मोड़ करके हुआ बैठना, अगर सहारा दे करके उसे बैठा दे, लगभग 5 महीने का जो बच्चा हो जाता है तो सहारा दे करके बैठना भी प्रारंभ कर देता है। और इस तरह से हुआ 5 वर्ष के बाद, 6 वर्ष, 7 वर्ष का, अरे 7 माह 8 माह का हो जाता है, वो धीरे धीरे बिना सहारे के बैठना प्रारंभ कर देता है। फिर बैठने के पश्चात बच्चा क्या करता है, घुटनों के बल यानी पैर मोड़ करके वह घुटनों के बल सर को आगे करता है, हाथों को सीधा रखता है और बंदर जैसे आकृति हो जाती है और उस तरीके से चलना प्रारंभ कर देता है। बच्चे 9-10 माह का हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसके पैरों में मजबूती आती जाती है और बच्चा खड़ा होना किसी सहारे से पकड़ करके खड़ा हो जाता है। जब 10-11 महीने का बच्चा हो जाता है, 11 महीने के लगभग, तो किसी चीज को पकड़ करके कोई आधार मिले या कोई माँ उसके पास आती है तो पकड़ करके खड़ा हो जाना। चारपाई है, तखत है, बेड है, मेज है, कुर्सी है, ये सारी चीजें पकड़ करके थोड़ा सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। और 12-13 महीने का बच्चा बिना सहारे के भी खड़ा होकर के प्रारंभ में 2-3 कदम 2-3 तक आगे बढ़ता है, फिर 4 कदम आगे बढ़ता है। इस तरीके से धीरे 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 जैसे उसमें मांसपेशियों में मजबूती आती जाती है, पैर उसका मजबूत होता जाता है, तो दौड़ना भागना उछलना भी प्रारंभ कर देता है। इस तरह से धड़ के क्षेत्र का क्रियात्मक विकास होता है बच्चे का, और जिसमें हाथ से लेकर के धड़ और फिर पैरों तक उसका क्रियात्मक विकास जो हो जाता है, दौड़ना कूदना उछलना सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ। और फिर चलने की क्रिया आती है। चलने की क्रिया में लुढ़कना क्या क्या आता है, सबसे पहले चलने की क्रिया में सबसे पहले बच्चा लुढ़कता है, खड़ा होता है, गिर जाता है, फिर झटके के साथ चलना, 1-2 कदम दौड़ करके चल लेता है जल्दी से, फिर खिसकना धीरे धीरे, फिर क्या करता है धीरे धीरे चलता है, फिर रेंगना, तो यहाँ तक करके चलना प्रारंभ कर देता है। तो चलने की क्रिया का विकास में देखें, लुढ़कना, खिसकना, खिसकाना, रेंगना, फिर खड़ा होना और खड़े होने के बाद फिर चलना, यहाँ तक चलने की क्रिया होना प्रारंभ हो जाती है। हम देखते हैं कि चलने की क्रिया में बहुत सारे बच्चों में भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे वातावरणीय सामाजिक कारण और पौष्टिक आहार, ये बहुत सारे कारण हैं जो बच्चों की चलने की क्रिया अलग अलग होती है। कोई बालक 11-12 महीने चलना प्रारंभ कर देता है, कोई 14-15 महीने लग जाता है, 16-18 महीने भी लग जाता है कुछ बालकों। उनकी मांसपेशियाँ पैरों में इतनी मजबूत नहीं हो पाती जिसके कारण वो ऐसा करते। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे बालक का दुर्बल होना, उसका शरीर कमजोर होना, शरीर में कोई रोग व्याधि, उसको अधिक लाड प्यार के कारण बालक को अधिकांश समय गोद में ही लिए रहे, उसको जमीन पर न उतरने देना, यानी बालक का भार अधिक होना, सामान्य से उसका भार अधिक है तब भी वो चलने में असहज होता है। यह बालक बहुत कमजोर है, बहुत दुबला पतला है, तब भी वह चलने में समय ले लेता है। और बालक के चलने में पर्याप्त अवसर न दिया जाए, उसको प्रशिक्षण न दिया जाए, तभी बालक चलने में असमर्थ नहीं हो पाता है। और टांगों की मांसपेशियों का दुर्बल होना भी एक प्रभाव है, और घोषित होना, ये बहुत सारे कारण हैं जो बालक को विलंब से चलने के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं। तो ये पूर्व बाल्यावस्था में किस प्रकार से बच्चे का बालक विकास होता है, वो बैठने से लेकर के दौड़ना प्रारंभ कर देता है, सीढ़ी चढ़ना उछलना आते। अब हम लोग आते हैं बाल्यावस्था में किस प्रकार से क्रियात्मक विकास होता है। तीसरे क्या है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे का किस प्रकार से विकास होता है। कैसे हो चाइल्डहुड में मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है। तो पूर्व बाल्यावस्था में जैसे कि हमने देखा, हाथ पैर से धड़ की मांसपेशियों में परिपक्वता आती जाती है, बच्चा दौड़ना कूदना उछलना सारी चीजें
प्रारंभ कर देता है। तो अब यहाँ पे क्या विकास होता है? कौशल का विकास। उसके जो विभिन्न कौशल हैं उन कौशलों का विकास यहाँ पे हो जाता है। तो शारीरिक कौशल का विकास से शारीरिक कौशल का विकास, शारीरिक कौशलों का विकास प्रारंभ हो जाता है। शारीरिक कौशलों का विकास कैसे होता है? जैसा कि हम जानते हैं पूर्व बाल्यावस्था में मांसपेशियों पर नियंत्रण आ जाता है, बच्चा खड़ा होना चलना उसको आने लगता है। तो अब इसके बाद उसमें क्या होता है कि विभिन्न जो शारीरिक कौशल हैं उनमें विकास होता है, जो सामाजिक समायोजन में उनकी मदद भी करता है। और तो इस तरह से यहाँ पे बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चों का कौशलों में विकास होता है। कौशलों में विकास सबसे पहले हाथ की कौशल में विकास, फिर पैर के कौशल के विकास। हाथ और कौशल पूछा जाता है, हाथ और पैर जो भी करता है वो दो ही चीजों से करता है, हाथ से और पैर से। पैर से चलना, खड़ा होना और हाथ से कोई चीज को कार्य करना। तो हाथ और पैर का कैसे होता है? हाथ की कौशल के विकास में क्या क्या आता है? हाथ की कौशल के विकास में आता है स्वयं खाना, स्वयं कपड़ा पहनना, स्वयं नहाना, स्वयं कंघी करना, लिखना, गेंद फेंकना, पकड़ना, चित्रकारी, दस्तकारी, कलाकारी, पेंटिंग, ये सारे कार्य किससे होते हैं? हाथों से होते हैं। तो हाथों में जब धीरे धीरे मजबूती आती जाती है, मांसपेशियाँ विकसित हो जाती हैं हाथों की, तो क्या करते हैं हाथों में कुशलता आती जाती है और बच्चा अपना कार्य स्वयं करने लगता है अपने आप से। खाना खाना जो पहले बाल्यावस्था में शैशवावस्था में क्या था, बच्चा अगर एक हाथ से कुछ उठाता है बहुत सारा चीज लेता है लेकिन ऊपर जाते जाते सब जमीन पे गिर जाता है। तो यहाँ पे आकर के ऐसा नहीं होता है, वो जितना उठाता है उतना उसको मुँह मिल जाता है। तो इस तरीके के कौशल का विकास हो जाता है। स्वयं खाना प्रारंभ कर देता है, स्वयं वस्त्र पहनना प्रारंभ कर देता है। पूर्व बाल्यावस्था तक बच्चों को उनके माता पिता या संरक्षक उसको वस्त्र पहनाते हैं, वस्त्र उतारते हैं। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, हाथों पर उसका नियंत्रण हो जाता है, हाथ का कौशल उसका विकसित हो जाता है, तो अपना स्वयं कपड़ा पहनने लगता है। स्वयं कपड़ा पहनने की कौशल का विकास हो जाता है। अपने बालों को संवारना, अपने बालों की कंघी करना, उसको सही करना, ये भी उसको आने लगता है। गेंद को पकड़ना, फेंकना, कितनी दूर तक फेंकना, ये भी उसको आने लगता है। और लिखना बच्चा प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा 6 वर्ष का लगभग हो जाता है तो वह अपने हाथों से लिखना भी प्रारंभ कर देता है। उनसे टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती थी या इधर लिखता था तो उधर लिखा जाता था। तो यहाँ पर के जहाँ पे जैसे जिस प्रकार से लिखना चाहता है वह लिखना, उसका अपने लिखने के कौशल का विकास हो जाता है। चित्रकारी, दस्तकारी, चित्र बनाने लगता है, चित्रकारी सुधार करना, तो ये भी कौशल इसमें विकसित हो जाता है बाल्यावस्था में। अब फिर आता है पैरों के कौशल का विकास। पैरों के कौशल के विकास में क्या होता है, बच्चा जो धीरे धीरे चलता था, दौड़ता था तो गिर भी जाता था, यहाँ पर उसका पूरा विकास हो जाता है और दौड़ना प्रारंभ कर देता है। सीढ़ी चढ़ना, दौड़ करके उतरना, उछलना, कूदना, छलांग लगाना, चौकड़ी करना, ये सारी चीज़ें जो कुशल हो जाता है। यही पैरों का उसको पूरा विकास हो जाता है। सीढ़ी चढ़ना, साइकिल चलाना, तैरना, नृत्य करना, डांस करना, ये सारी चीज़ें उसकी विकसित हो जाती हैं। उसका पैरों का कौशल, पैरों का विकास हो जाता है, पैरों के कौशल का विकास हो जाता है। तो ये तो बात रहेगी विभिन्न अवस्था में किस प्रकार से क्रियात्मक विकास होता है, इसमें शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। अब हम लोग आते हैं कि बाल्य क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व होते हैं जो कि बच्चे के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहले बीमारी। कोई बच्चा अगर रोग से ग्रसित हो जा रहा है, उसको बचपनावस्था में कोई रोग या गंभीर बीमारी हो गई, तो क्या होता है उसका शारीरिक विकास अच्छा नहीं हो पाता, शरीर कमजोर हो जाता है, जिसके कारण ये भी जो शारीरिक विकास की प्रक्रियाएं हैं प्रभावित होती हैं और बच्चा वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा समय लेता है। तो सबसे पहला जो प्रमुख कारण क्या है, बीमारी। दूसरा है शरीर रचना। शरीर रचना भी निर्भर करती है, किसी का शरीर बहुत दुबला पतला होता है, किसी शरीर बहुत मोटा होता है। तो दुबला पतला और मोटा
दोनों अवस्थाओं में बच्चे के क्रियात्मक विकास प्रभावित होते हैं और इन दोनों अवस्थाओं में बच्चों का क्रियात्मक विकास देर से होता है। तो शारीरिक रचना किस प्रकार से होता है, यह भी बच्चे के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करता है। अगर शरीर बहुत मोटा है तब भी, और बहुत पतला दुबला है। आहार, तीसरी चीज आती है आहार। बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिसमें बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, हाई कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें इसमें अगर संतुलित मात्रा में, एक सही मात्रा में नहीं उपस्थित हो पा रहे, मिल पा रहे, तो बच्चों का भी शारीरिक विकास या क्रियात्मक विकास अच्छी प्रकार से संभव नहीं हो पाता है। कसी वस्त्र, अगर बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनको ढीले वस्त्र पहनाना चाहिए, सब डॉक्टर भी बोलते हैं ढीले वस्त्र पहना, जो उनका शरीर दिन प्रतिदिन विकसित होता रहता है, बढ़ता रहता है, तो उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो अगर उनको बहुत तनावपूर्ण या कसे वस्त्र पहनाए जाते हैं तो भी उनका शारीरिक विकास प्रभावित होता है, कोई अच्छी साइज क्रियाएं वे नहीं कर पाते हैं, एक तरीके से बंधा रहता है। तो एक ये प्रमुख कारण, इसलिए छोटे बच्चों को हमेशा ढीले और हल्के कपड़े पहनाने चाहिए, बहुत कैसे बहुत भारी कपड़े को नहीं पहनाने चाहिए। बुद्धि, बच्चों की बुद्धि भी क्रियात्मक विकास को प्रभावित करती है। जो बच्चे थोड़ा सा बुद्धि लब्धि जिनकी अधिक होती है, अधिक बुद्धिमान होती है, क्रियात्मक विकास अच्छी प्रकार से, अधिक उचित ढंग से होता है, तो बुद्धि भी बच्चे के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त बालकों में भय का होना, डर का होना, इसके क्रियात्मक विकास को क्या करता है, कमजोर बना देता है। जो माता पिता अपने बच्चों को बहुत डांटते मारते रहते हैं तो, या उनको ताने देते रहते हैं, तो ऐसे बच्चे भयभीत रहते हैं और जिसके कारण शारीरिक विकास प्रभावित होता है। प्रोत्साहन का अभाव, यही कारण है, बहुत सारे बच्चों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता माता पिता के द्वारा। तो बच्चों को समय समय प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हो, आपके अंदर ये क्षमता है, आपके अंदर ये बुद्धि है, ऐसा आप निश्चित रूप से कर सकते हो। तो बच्चे क्या होंगे, उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और आगे उस करने के लिए सोचेंगे और कार्य करेंगे। इसलिए प्रोत्साहन की बहुत ही ज़रूरत होती है बच्चों के लिए, तो प्रोत्साहन भी उनको देना चाहिए, दिया जाना चाहिए। अगला, सीखने के अवसर की कमी, अगर उनको सीखने के अवसर कम मिलेंगे तो क्या होगा, सीखने के अवसर जब कम मिलेंगे तो उनका विकास भी प्रभावित होगा। तो सीखने के पर्याप्त अवसर बच्चों को मिलने चाहिए, चाहे घर में हो चाहे स्कूल में हो। ऐसी कोशिश की जानी चाहिए माता पिता और शिक्षक जो भी हैं उनके द्वारा, कि बच्चों को अधिक से अधिक सीखने के अवसर प्रदान किए जाएँ। अगर सीखने के अवसर अधिक से अधिक प्रदान किए जाएँ तो बच्चा क्रियाशील होगा और उस क्रियाशील रह करके वो बहुत सारी क्रिया प्रक्रियाओं को वह करें। फिर अगला, मांसपेशियों के विकास में उचित अवसर न मिलना है, उसे उचित अवसर प्राप्त न होना, एक ये भी कारण है। बच्चों में माता पिता भी चाहे बच्चों को जमीन पर खेलने देना चाहिए, चलने फिरने, उछलने कूदने का उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनको देखते रहना चाहिए, कहीं गिरे ना, कहीं नुकसान न पहुँच जाए, लेकिन उनको थोड़ा खेलने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, कूदने चलने फिरने की थोड़ा स्वतंत्र देना चाहिए, जिससे उनकी मांसपेशियों का अच्छी प्रकार से विकास हो सके। तो मांसपेशियों के विकास के लिए उनको पर्याप्त अवसर अगर नहीं मिल पा रहा है, तभी बच्चों का शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास प्रभावित होता है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, व्यक्तित्व संबंधी शील गुण होते हैं, कुछ बालक अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होते हैं। तो जो बहिर्मुखी होते हैं साहसी, निडर, आत्मनिर्भर और काफी तेज होते हैं, उनकी क्रियात्मक कौशलों को जल्दी सीख लेते हैं, तीव्र गति से सीख लेते हैं। इसके विपरीत ऐसे बालक जो इस तरीके के नहीं होते हैं, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, वो उनमें डर, भय, संकोच, ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो उनका सही से क्रियात्मक विकास कौशल उनका नहीं हो पाता। ये बहुत सारे कारण हैं जो बच्चे के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। अब कुछ ऐसी बातें हैं क्रियात्मक कौशलों के विकास में, अभ्यास, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, निर्देशन, खेल, ये सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान दें तो इससे बच्चों में क्रियात्मक कौशलों को बढ़ाया जा सकता है, उनकी वृद्धि की जा सकती है। अभ्यास का महत्व है, प्रशिक्षण का महत्व है, प्रोत्साहन का महत्व है, जैसे हमने वहाँ बताया, और खेल का महत्व है। बच्चे खेल खेलेंगे तो उनका शारीरिक विकास अच्छी प्रकार से। विकास जो विलम्ब से होते हैं उनके क्या कारण है, कुछ कारण भी
जैसे घर तथा विद्यालय का वातावरण दूषित होना, प्रोत्साहन एवं उत्साह का अभाव होना, शारीरिक विकलांगता, रोग, चोट आदि, बुद्धि कमजोरी का होना, असामान्य शरीर रचना का होना, ये ऐसे कुछ कारण हैं जो बच्चे की क्रियात्मक योग्यताओं के विकास में विलंब होने के उत्तरदायी है। तो बालक के जीवन में हम लोग का क्या है महत्व, इसका बालक के जीवन में क्रियात्मक विकास का क्या महत्व? सरला विभिन्न पहली चीज क्या है, विभिन्न कौशलों को सीखने। विभिन्न कौशलों को सीखना मतलब हाथ पैर मांसपेशियों, ये सारी क्रियाएं जो हैं किस प्रकार से इनमें कुशलता आ जाए, अधिक से अधिक इसमें स्किल्स डेवलपमेंट हो जाए, इसके लिए भी इसका महत्व। आत्मनिर्भरता की भावना का विकास, दूसरा आत्मनिर्भरता की भावना के विकास। बच्चों में आत्मनिर्भरता कैसे आए, कैसे वो अपना स्वयं से कार्य करें, नहाना खाना, कपड़ा पहनना, लिखना पढ़ना, स्कूल जाना, ये सारी चीज़ों के लिए स्वयं कैसे निर्भर हो। तो इसमें किसके लिए भी क्रियात्मक विकास का बड़ा योगदान होता है। आत्मसंतोष व आनंद की प्राप्ति, ये भी बच्चों में अगर शारीरिक क्रियात्मक विकास अच्छी प्रकार से हो रहा है, बच्चे प्रसन्न रह रहे हैं, उनमें आत्मसंतोष की भावना बढ़ती है। और जब आत्मसंतोष की भावना बढ़ती है, आत्मसंतुष्टि की भावना बढ़ती है, तो उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है। और सामाजिकता की भावना का विकास, ये शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। फिर अच्छा स्वास्थ्य, अगर बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य है तो भी उसका क्रियात्मक विकास अच्छी प्रकार से होगा। समायोजन में सहायक, क्रियात्मक विकास अच्छा होगा, हाथ पैर मांसपेशियों की कुशलता आ जाएगी, तो उसका सामाजिक समायोजन भी वह अच्छी प्रकार से कर लेगा। संवेगात्मक विकास के लिए भी उपयोगी है। आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, स्व की भावना का विकास करता है, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इसका की क्रियात्मक विकास में महत्व है। तो आज नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जाना, किस प्रकार से विभिन्न कौशलों का विकास बच्चों के अंदर होता है, हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर हमने जाना समझा देखा। अब हम लोग आज के अपने बात को यही समाप्त करते हैं और अगले दिन हम लोग आएंगे कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। क्या है सिलेबस में? कोऑपरेटिव डेवलपमेंट है, दूसरा कुछ ये है आपके सिलेबस में, हाँ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। तो हम लोग आगे कोऑपरेटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास अगले वीडियो में हम संज्ञानात्मक के साथ प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो को देखा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः